गोवा के बीचेस जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, वहां जाने का बेस्ट टाइम ईयर एंड और न्यू ईयर का होता है। ये रैशेस जेलीफिश के काटने से आए हैं। हर जगह पार्टी पार्टी सा माहौल होता है और लोग एंजॉय करते नाचते दिखते हैं। कहीं दिखता है सुंदर सा सनसेट, तो कहीं दिखते हैं खेलते हुए बच्चे जो सैंड पे सैंड कैसल्स बनाते हैं। बीचेस पे होती है बोटिंग और अदर वाटर स्पोर्ट्स की भीड़। फाइनली आ गया बागा बीच। इस शॉट के बाद मेरा इंस्टा 360 खराब हो गया और बीच शैक पे बैठ के सनसेट को देखते हुए समंदर के किनारे खाने का मजा अलग ही होता है। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को कवर करने हम निकले पुणे से गोवा एक रोड ट्रिप पर, और इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ, इंक्लूडिंग होटल्स, प्राइसेस, रोड ट्रिप्स और सब कुछ को मिलाकर, जो कि आपके लिए होने वाला है काफी इंफॉर्मेटिव। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको आपके इंटरेस्ट की जानकारी मिल सके। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं गोवा की ओर। तो अभी अभी हमने काकरच क्रॉस किया है। टाइम लगा है 30 मिनट्स। तो अभी मॉर्निंग की पहली लाइट आ चुकी है। तो घर से निकलते हमने पेट्रोल टैंक फुल करा लिया। उसके पहले हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट रिजर्व में थी, तो पेट्रोल जो पड़ा वो 4,800 रुपये का पड़ा लगभग लगभग। गाड़ी जो लेकर के जा रहे हैं वो XUV 700 पेट्रोल है, और जो डिस्टेंस हमें कवर करना है वो है 437 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम आवर होम टू द होटल। तो बज रहे हैं 9:05। हम निकले थे 6:14 पे, और अभी पहला स्टॉप लिया है कराड़ के पास, क्योंकि कराड़ तक बहुत ज़्यादा जाम लगता है। वहाँ कराड़ में एक फ्लाईओवर बन रहा है, 3-4 किलोमीटर लंबा है, उसके दोनों साइड से ट्रैफिक गुजरता है और वहाँ जाम ही रहता है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह अगर निकल जाएंगे तो कॉम्पेरेटिवली कम जाम मिलेगा। राधा कृष्णा प्योर वेज करके रेस्टोरेंट है हाईवे के बगल में, चलते हैं खाने के लिए। काफी भीड़ भाड़ है, वेटिंग चल रहा है यहाँ पे। तो रेस्टोरेंट में करीब 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद हमें टेबल मिला, और वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि कैमरा वैमरा सेट करना बिल्कुल थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हमने किया नहीं। खाने में हमने डोसा ऑर्डर किया और फिर कॉफ़ी ऑर्डर की। खाने का जो रेट है एवरेज ही है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और हमारा जो टोटल बिल आया वो 575 रुपीज़ आया है। तो खा करके हम आगे निकले हैं। तो अब हम फाइनली NH66 को छोड़ करके गोवा की गलियों में जाएंगे। गोवा की गलियां, जो गाने हैं ना, गलियां तेरी गलियां, गोवा के स्ट्रीट्स की अलग ही खूबसूरती है भाई। साइड में कहीं चर्चेस दिखते हैं तो कहीं सुंदर से बंगलोज, और चारों ओर बहुत सारी ग्रीनरी। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं अपने होटल में, जो कि एक विंटेज होटल टाइप से दिखता है। काफ़ी सारे मॉडर्न रूम से भी हैं और एक स्विमिंग पूल भी है, बट हमने वो विंटेज स्टाइल वाले रूम्स चूज़ किए हैं जिनमें रह के बिल्कुल गोवा में रहने की फीलिंग आती है। तो हमने जो बुकिंग की है 26 टू 29 की है, ताकि हम क्रिसमस की भीड़ को अवॉइड कर सकें और एट द सेम टाइम थोड़ा सा इंजॉय भी कर सकें। तो होटल का जो टैरिफ है वो 5,200 रुपये पर डे के हिसाब से हमको 3 दिन का 15,600 रुपये पड़ा है। बिलीव मी, ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, क्योंकि बाकी कोई भी रिजॉर्ट या अच्छा होटल 20-25 हज़ार के नीचे अभी नहीं है। तो डे 1 पे हमारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बचा, क्योंकि हम शाम में 4 बजे पहुंचे होटल। वहां से रेडी होकर हम नियरेस्ट बीच अंजुना आ गए। वहां बीच शैक पे बैठ के हमने डूबते हुए सूरज को देखते हुए शाम का खाना खाने का डिसाइड किया, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ सैंड में खेले और फिर हम वापस चल लिए। हम लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो लेट नाइट बाहर स्पेंड करना हमारे लिए फिजिबल नहीं हो पाता। तो रात में पूरी नींद करके अगली सुबह होटल का ही कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता करके हम निकले कलंगूटे बीच की ओर। मगर कलंगूटे पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमें पार्किंग में जगह नहीं मिली। एक जगह पे एक बंदा पार्क करने के लिए रेडी था, बट उसने 400 रुपये मांगे 2 घंटे के। तो हमने वहां से मूव आउट कर लिया, और पास में पता चला कि बागा में पार्किंग मिल जाएगी, तो फिर हम बागा पहुंचे। बहुत खाली खाली है, पता नहीं क्यों। आई थिंक ये अनयूजुअल एंट्रेंस है, जिससे लोग आते हैं उससे नहीं है। कलंगूटे पे तो बहुत भीड़ थी, पार्किंग में जगह नहीं मिला। यहाँ पे जो पार्किंग है उसमें 200 रुपये 4 घंटे का पार्किंग चार्ज है, बहुत ही महंगा है।
काफी खाली खाली इधर तो लग रहा है अंदर भी पार्किंग मिल जाता है यार, बाहर ही गाड़ी पार्क कर दी है। फाइनली आ गया बागा बीच। अभी जब हम आए हैं बागा बीच पे तो बहुत ज़्यादा धूप है। थोड़ी देर रिलैक्स करने का ट्राई करेंगे, बाद में सारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जाएगी जब लाइट्स बेटर होंगे। अभी तो वेव्स बहुत अच्छी लग रही हैं। वाओ, लगभग हर साल तो आना हो ही जाता है गोवा। धूप को देखते हुए मैंने सबसे पहले स्विमिंग करने का डिसाइड किया, और मुझे पानी में फ्लोट करना, सी में फ्लोट करना बहुत ही पसंद है। तो गोवा में वेव्स जो है बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे फ्लोट करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बट काफ़ी मज़ा भी आया। तब तक मज़ा आया जब तक मुझे जेली फिश ने स्टिंग नहीं कर दिया। तो ये एक ऐसी बात है जिसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अगर आप गहरे पानी में जा रहे हैं, अगर आप एक स्विमर हैं, तो गोवा में जेलीफिश के स्टिंग करने का खतरा है, क्योंकि मुझे जेलीफिश ने स्टिंग किया। यहाँ पे वेव्स बहुत तेज है, पैर हाथ चलाने पड़ रहे हैं। मतलब पैर हाथ नहीं चलाओ तो फ्लोट हो रहा है, बट कभी कभी मुंह में पानी आ जा रहा है। तो मैं इसी तरह मज़े में स्विम कर रहा था, एन्जॉय कर रहा था बिल्कुल, और अचानक से मुझे लगा कि किसी चीज़ ने मेरे राइट हैंड में स्टिंग किया है। तो मैं यहाँ से निकल के सीधा कोस्ट गार्ड के पास गया और मैंने पूछा कि मुझे किसी चीज़ ने काटा है। तो उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने सीधा कहा कि जेलीफिश होगी। और जहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे स्टिंग किया है प्रोबब्ली राइट हैंड पे, और वहाँ कोई रैशेज़ नहीं है। तो व्हाट ही सेड कि थोड़ा वेट करो और रैशेज़ आएँगे, और करीब 10 मिनट बाद बहुत सारे रैशेज़ आ गए। और वो बहुत तेज जलने लगा, ऐसे लगा जैसे मधुमक्खियों ने काट लिया है। फिर मैंने सोचा वाटर शॉट लेता हूँ, और मेरा वाटरप्रूफ कैमरा भी खराब हो गया। इसके बाद ड्रोन शॉट के लिए ड्रोन उड़ाया, तो मेरा ड्रोन भी पुलिस ने सीज कर लिया। जबकि बीच पर कहीं भी वार्निंग्स नहीं लिखे हुए हैं कि ड्रोन उड़ाना मना है, या फिर अगर डीजेआई का ऐप खोलो तो उसमें भी ऐसा कोई वार्निंग नहीं दिखता है। मैंने ये सारी बातें की और फिर काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तब जाके फाइनली मेरा जो ड्रोन है वो रिटर्न हुआ, और इसलिए मैं कोई ड्रोन फुटेज नहीं डाल पा रहा हूँ। फाइनली मैंने रियलाइज़ किया कि ये अच्छा दिन नहीं है, और हम वापस लौट गए, वापस से होटल की ओर। कल निकलेंगे सुबह एक अच्छे थॉट के साथ कि शायद कल का दिन अच्छा बीते। तो अगले दिन की शुरुआत के साथ हमने सबसे पहले स्पॉट चूज़ किया फाउंटेन हाउस क्वार्टर्स। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हम थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि कहीं भी फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है। बस 1-2 ये क्लिप्स हैं, जिसमें बैकग्राउंड में आपको अलग आर्किटेक्चर, पुर्तगालीज़ आर्किटेक्चर के घर दिख सकते हैं। तो वहाँ के बाद हम निकले और आ गए मीरामार बीच, जहाँ पे मीरामार बोटिंग अवेलेबल है। ये एक बोट होती है, कॉमन बोट, जिस पे 40-50 लोग होते हैं, और बोट लेकर के जाती है। डॉल्फिन्स दिखाते हैं, जो बच्चों को पसंद आएगा, और उसके बाद रिटर्न लेकर के आते हैं। टोटल 1 घंटे की राइड होती है, और पर पर्सन ₹350 का किराया होता है, और छोटे बच्चे का कोई फेयर नहीं लगता। तो इस बोट पे आसानी से आप डॉल्फिन स्पॉट कर सकते हैं, जिसको देखकर बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। इस बोर्ड पे होने की अच्छी बात एक और ये है कि अच्छा म्यूजिक प्ले होता है, और लोग एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, और फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस होता है। ¡Movimiento, Martita! ¡Siga moviendo la Marta! और हमने अगला स्पॉट है वो डिसाइड किया आराम बोल बीच, और आराम बोल बीच जाकर सनसेट देखने का डिसाइड किया, और अपने गोवा के ट्रिप को एक सुंदर सनसेट के साथ एंड करने का सोचा। आरामबोल की दूरी मीरामार बीच से 41 किलोमीटर की है, और हमको आने में लगे 1.5 घंटे। तो फाइनली हम 5:30 में यहाँ पहुँचे, और ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला था। सनसेट का लोकल टाइम फिलहाल 6 बजे का है। तो एक सुंदर सा सनसेट देखकर हमने अपने ट्रिप का एंड किया। तो ट्रिप बच्चों के लिए हेक्टिक होने लगा, इसलिए हमने क्या किया
कि अगले दिन बीच रास्ते यानी कि कोल्हापुर में रुक गए और सुबह-सुबह माता महालक्ष्मी के दर्शन कर लिए। उससे हमारा सारा ट्रिप शुभ हो गया और फिर हम आगे की जर्नी सिर्फ 4.5 घंटे में करके वापस घर पुणे पहुंच गए। अब आता है टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो रहा यहाँ पे, और हमारी गाड़ी ने जो माइलेज दिया वो रहा 11.5 के आसपास, जो कि ठीक-ठाक ही है क्योंकि गोवा से पुणे तक फुल हाईवेज नहीं मिलते। तो ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अन्य किसी व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।